तैयार रहिए। स्टार्ट। चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का अहम हिस्सा है। चुनाव में हार जीत व अल्पमत बहुमत का दौर भी राजनीतिक दलों के लिए उतार चढ़ाव के माफिक होता है। भारतीय लोकतंत्र की खासियत यही है कि यहाँ जनादेश को राजनीतिक दल विनम्रता से स्वीकार करते आए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान व्यक्तिगत हमले और तीखी बयानबाजी का दौर तो पहले ही चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन जब चुनावी हार में बौखलाहट और जीत में उन्माद नजर आने लगे तो दोनों ही स्थितियां हिंसा को बढ़ावा देने वाली और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ही होती हैं। एक दौर में हमारे देश में कुछ राज्य चुनाव पूर्व और चुनाव बाद की हिंसा के लिए बदनाम थे। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने का काम हुआ तो धीरे धीरे हिंसा की घटनाएं कम भी हुईं, लेकिन पश्चिम बंगाल इसका अपवाद ही रहा। यह सही है कि इस बार सुरक्षा बलों ने पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा पर एक हद तक रोक लगाने का प्रयास किया है, लेकिन नतीजों के बाद में हिंसा के जो संकेत आ रहे हैं वे चिंताजनक हैं। पश्चिम बंगाल में सीएम पद के दावेदार और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए समेत अलग अलग घटनाओं में 24 घंटे में ही 5 जनों की हत्या कर दी गई। मरने वालों में भाजपा व तृणमूल कांग्रेस दोनों के ही कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। बात केवल पश्चिम बंगाल की ही नहीं, चुनावी हिंसा कहीं भी होती है तो दोनों ही पक्षों से अपेक्षा की जाती है कि वे जनादेश को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करें। हार जीत को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाना लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लेकिन जीत की प्रक्रिया में अतिरेक हो जाए तो संघर्ष को टालना मुश्किल हो जाता है। यही संघर्ष हिंसा में तब्दील होते देर नहीं लगती। पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद जो घटनाएं सामने आ रही हैं वे हार जीत की प्रतिक्रिया के रूप में ही देखी जा रही हैं। सीधे तौर पर किसी दल विशेष की संलिप्तता इन घटनाओं में भले ही सामने नहीं आए, लेकिन संकेत जरूर दे देती है। स्वस्थ लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि जीतने वाला दल बड़प्पन दिखाते हुए सत्ता में आने पर बदले की भावना से काम नहीं करे तो हारने वाले दल से भी यह उम्मीद की जाती है कि वह हार की प्रतिक्रिया को हिंसा में तब्दील नहीं करे। हार स्वीकार न करना ईवीएम या चुनाव प्रक्रिया पर समुचित आधार के बिना सवाल उठाने को जनादेश का अपमान ही कहा जाएगा। नुकसान उस जनता का ही है जो उम्मीदों के साथ अपने प्रतिनिधियों को चुनकर विधायिकाओं में भेजती है। राजनीतिक दलों की आपसी लड़ाई में जनता से जुड़े मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और स्वाभाविक रूप से विकास भी बाधित होता है। जीत में विनम्रता और हार में मर्यादा जरूरी है। राजनीति में यह लक्ष्मण रेखा दलों और उनके कार्यकर्ताओं को ही खींचनी होगी। राजस्थान में विकास की हाड़ तोड़ मेहनत से तैयार पैदावार का 25% हिस्सा, जिसकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होती है, बिकने से पहले ही नष्ट हो जाता है।
ये अनाज सरकारों की अनदेखी से खराब होता है, जिनको किसान के वोट से सत्ता सुख मिलता है। उन नौकरशाहों की लापरवाही भी जिम्मेदार है, जिनको जनता और किसानों के चुकाए टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिलती है। लेकिन क्या मजाल कि किसान की इस पीड़ा की कोई सुध ले। किसानों की मदद का कैसे ढिंढोरा पीटा जाता है, इसकी वानगी देखिए। 5,000 करोड़ की फसल को बचाने के लिए मुख्यमंत्री मंडियों में शेड के लिए बजट में 87 करोड़ रुपए मंजूर करते हैं। ऊंट के मुंह में जीरे की कहावत भी शर्मिंदा है। इससे तो राज्य की 30% मंडियों में ही शेड बन सकेंगे, शेष 70% का तो भगवान ही मालिक है। किसान वैसे भी राम और राज के बीच पिसने के लिए अभिशप्त है। अकाल से पीछा छूटा और ठीक ठाक फसल होने लगी तो अपनी मेहनत की कमाई घर लाना उसके लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। हर चुनाव में किसानों की माला जपने वाले राजनीतिक दल और खुद नेता बने किसानों तक को किसान बिरादरी की समस्या नहीं दिखती। वरना इतने सालों में क्या प्रदेश की हर मंडी में शेड नहीं बन गया होता। लेकिन हमारे राजनेताओं और सरकारों की प्राथमिकता किसान है ही नहीं। वोट लेकर सत्ता में बैठने के बाद कैसा किसान और कैसी जनता। मजबूर किसान की अगर वाकई सरकार मदद करना चाहती है तो उसे अगली खरीफ की फसल बाजार में आने से पहले राजस्थान की हर मंडी के विपणन केंद्रों पर एक अदद शेड बनवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान बचाने की कीमत कुल मिलाकर 250 से 300 करोड़ ही होगी। मुख्यमंत्री के सामने एक उदाहरण पेश करने का मौका है, जिसे उनको चूकना नहीं चाहिए। वैसे यह मौका व्यापारियों के पास भी है, जो किसानों की मेहनत की कमाई में हिस्सेदार हैं। वे भी चाहें तो अपनी अपनी मंडी के शेड निर्माण का खर्च वहन कर उदाहरण पेश कर सकते हैं। विराम।